हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड आई होप कि यू हैव ऑलरेडी रिटन जेईई मेन एग्जाम वेरी वेल। अब हमें देखेंगे बच्चों ये एक एक क्वेश्चन पेपर कैसा लेवल में आया और उसकी पूरा पेपर डिस्कशन कर देंगे। और कितने इजी क्वेश्चन है, कितने मॉडरेट क्वेश्चन है, कितने टफ क्वेश्चन है, वो भी मैं एक बार बताऊंगा लास्ट में। और एक एक बार डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन को। जो अपना केमिस्ट्री का देखेगा तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 22 का। पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 22 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट ये दोनों का अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है बेटा। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से अपना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 51, यस, यहाँ से स्टार्ट। तो 51 पेपर 51 क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक का है। तो ऑर्गेनिक पार्ट ऑर्गेनिक टीचर विल डिस्कस और हमें फिजिकल पार्ट और इनऑर्गेनिक का हमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। अब यूरेपियम का कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन है ये। तो यूरोपियम और समेरियम एंड गैडोलिनियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आइडिया रहना चाहिए तुमको। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समेरियम का जनरली क्या होता है, जिनान। जिनान के बाद कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहते हैं, 4f में 6 रहते एंड 5d 0 है और 6s2 है। ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समेरियम, ठीक है। और सेज तुमको वो मैं एलिमेंट्स को कैसे याद रखना भी बताया था तुमको। टीपीएनपी सेज, सीपीएनपी सेज, ऐसा मैं तुमको एक ट्रिक दिया था जनरल इनऑर्गेनिक पढ़ाने, जब पीरियड टेबल पढ़ाने, जब उसको ट्रिक दिया था याद रखने के लिए। तो सेज मतलब समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। तो इसमें 4f6 रहे तो इसमें क्या होता है, 4f7 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 4f7, ठीक है, 5d 0, 6s2। और गैडोलिनियम का क्या हो सकता है, जिनान 4f7 5d1 होता है, क्योंकि 4f7 स्टेबल है ना, तो 5d1 होता है गैडोलिनियम का। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन, इसका ज्यादा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा हमें याद रखना। एंड ये क्या है, टर्बियम का जिनान 4f9 होता है, 5d 0 होता है, 6s2 होता है, बराबर है। एंड यहाँ पर टेर्बियम, हाँ सॉरी 5d1 है ये 5d1, ठीक है। तो इधर टेर्बियम +3 का क्या हो जाता है, 6s2 ये 5d1, ये 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब टेर्बियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखो जिनान 4f9 5d 0 6s0। तो मतलब इधर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 4f9 हुआ, हमको क्या चाहिए, 4f7 वाले चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा, 4f7 वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ कितने आयन्स इसमें हैं। देखेगा तो 4f7 इसमें आ सकता है, देखो यूरेपियम +2 का, देखो इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, तुम्हें हाइयर एनर्जी लेवल से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ये मालूम है ना तुमको। तो इसलिए 6s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तब क्या हो गया, देखो जिनान 4f7 हो गया ये, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। एंड गैडोलिनियम +3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जिनान 4f7 हुआ। एंड ये क्या है, यूरोपियम +3 है, +3 मतलब इधर से 2 इधर से 1 रिमूव करो, तब 4f6 हो गया ना ये। तो ये तो 4f6 हो गया, ये नहीं होगा आंसर। फिर ए हो सकता है, बी हो सकता है। तो आंसर ए और बी ये दोनों ही हो सकते और रिमेनिंग तो नहीं हो सकता। समेरियम +2 का भी क्या हो गया, 6s0, तो 4f6 ही हुआ ना। तो इसलिए आंसर ए एंड बी, ऑप्शन 3, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये फोकस किया था, यू हैव टू रिमेंबर कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो। मतलब ये डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक में तो तुमको कॉन्फ़िगरेशन याद रख लो बोल के बोलते जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं तुमको फिजिकल और इनऑर्गेनिक बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक टीचर बताते। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट्स। तो इधर आई वैल्यू हमें दिया था और क्या वैल्यू दिया, टाइम भी दिया था। तो आई वैल्यू है 2 एम्पियर और टाइम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब कितने सेकंड्स होते हैं, 30 × 60 सेकंड्स।
तो आई वैल्यू टी वैल्यू रहे तो तुमको चार्ज आ सकता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो 2 इंटू 30 इंटू 60 कर दे तो तुमको कितना आ रहा है देखो 3600 कूलम्स आ रहा है, बराबर है। तो इतना चार्ज को भेज दे तो द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ये है क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम डिपॉजिट कितना होता है, अगर 1 फैराडे भेज दे तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी भेज दे तो कितना डिपॉजिट होता है, 96,500 कूलम्स है ना 1 फैराडे मतलब, है ना। तो इतना भेज दे तो कितना डिपॉजिट होता है, 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, बराबर है। फिर 3600 कूलम्स भेज दे तो कितना डिपॉजिट होगा, 3600 बाय 96,500 इंटू 9 करो, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुमको आंसर आ जाएगा 0.336 आता है। सॉल्व करो इसको, 0.336 ग्राम्स आएगा। ओके, क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पर तुमको वो क्वेश्चन की नंबर्स शिफ्ट हो सकते हैं, उधर का इधर, इधर का उधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 54 होने वाला केस में, तुम्हारा केस में तुम्हें लिखने जब क्वेश्चन ये नंबर अलग हो सकता है, तो क्योंकि उधर सेट्स अलग अलग है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन को देखो, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट इसके बाद की क्वेश्चन देखो, हाँ ये है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डीके। जनरली रेडियो एक्टिव डीके हमको फर्स्ट ऑर्डर बोल के आइडिया रहता है, बराबर है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब उसकी रेट कांस्टेंट की फार्मूला होता है 2.303 बाय टी लॉग ए बाई ए नॉट, सॉरी ए नॉट बाई ए, वो फार्मूला मालूम है तुमको। बट यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता बेटा, रेडियो एक्टिव डीके जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता। तो इधर क्या दिया ऑप्शन, यहाँ पर डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल रहा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो रेडियो एक्टिव डीके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता ना, ओके। जनरली रेट कांस्टेंट डिपेंड होता था, जनरली रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड होते, K इक्वल टू ए इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये मालूम है, ये तुमको मालूम है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव डीके जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, तो इसीलिए डीके कांस्टेंट जो है लैम्डा बोलते हैं उसको, डीके कांस्टेंट को, इसकी फार्मूला है 2.303 बाई टी, सेम फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूला जैसे ही रहता, एन नॉट बाई एन है, ये है फार्मूला। बट दिस लैम्डा डीके कांस्टेंट जो है दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं होते, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता रेडियो एक्टिव डीके, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा रेस की एमिशन, बीटा रेस की एमिशन, उस पे डिपेंड नहीं होता है, ये ट्रू फैक्ट, ये फैक्ट से आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 विथ प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया, वो 0.5 एटमॉस्फेयर दिया, और क्या दिया, प्रेशर ऑफ CO2 दिया था, और क्या दिया देखो, सम ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO, एडिशन ऑफ ग्राफाइट, तो CO2 को हमें कार्बन ऐड करेगा तो तब CO जैसा कन्वर्शन होता है, ये रिएक्शन मालूम है ना तुमको, राइट। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 एटमॉस्फेयर हो तो हमको क्या पूछा, देन Kp वैल्यू पूछा। Kp वैल्यू मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें प्रोडक्ट क्या है, CO का पार्शियल प्रेशर भाई, इधर ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, बराबर है, तो फिर प्रेशर ऑफ CO2 लेना चाहिए, ठीक है। हाँ ये है फार्मूला, लेकिन हमको इधर पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम के चाहिए ना, वो कैसा निकालना, देखो यहाँ पर CO2 की प्रेशर कितना दिया, 0.5 एटमॉस्फेयर, इनिशियली प्रेशर इतना दिया, और ये CO2 कार्बन के साथ ग्राफाइट ऐड किए ना, बाद में ग्राफाइट ऐड कर दे तो तब उसके साथ रिएक्शन हो जाके ये बना रहा है ना, हाँ, फिर ये कितना प्रेशर कम हो गया, इसका CO2 का प्रेशर मान लो x कम हो गया, तब इसकी प्रेशर कितना का बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, तो ये x प्रेशर कम हो जाए तो इसकी प्रेशर कितना बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर Kp वैल्यू हम निकालने के लिए हमको इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये है एट इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.5 माइनस x है, एंड CO का प्रेशर 2x है, तो टोटल प्रेशर P टोटल क्या हुआ, 0.5 माइनस x प्लस 2x, तो क्या हो गया देखो 0.5 प्लस x हुआ, एंड P टोटल कितना है, टोटल प्रेशर 0.8 है, तो फिर x वैल्यू विल बी 0.3 होगा,
x वैल्यू विल बी 0.3। तो ये 0.3 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तब 0.5 माइनस 0.3 कितना होता, 0.2 होगा, और ये 0.3 इंटू 2 क्या हो जाता, 0.6 होगा। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो केपी निकालने के लिए, तो वो वैल्यू 0.6 स्क्वायर बाय 0.2 बराबर है, इसको कैंसिल कर दो, तब आंसर 1.8। क्लियर है? तो 0.2 इसको 0.6 से कैंसिल हो जाता, 3 में कैंसिल होता, 0.6 इंटू 3 1.8 इज आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तुमको ये तो असाइनमेंट में रहता है ये क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन तुम्हें देखते हैं। जनरली थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ये देखने में तुमको पहचान आना है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना, तो Q इक्वल टू 0 है, और वर्क डन तो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वर्क डन हो जाए तो फिर वर्क डन विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं हम। इधर एक्सपेंशन दिया, कंप्रेशन दिया, कंप्रेशन दिया। देखो यहां पर एक कंटेनर में हम कुछ ना कुछ लिए थे, लिक्विड लिए थे, क्या ये लिक्विड बोल के बोला वो, तो लिक्विड लिए थे और उस पे वर्क डन कर रहे हैं हम बाहर से, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम वी आर डूइंग, उसको हमें स्टीयरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकली स्टीयर्ड बोला, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम के केस में W ग्रेटर देन 0 है ना, एंड डेल्टा U क्या होता है, वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, एंड Q इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस बोल के समझ में आ गया, क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, तो Q इक्वल टू 0 है, एंड W ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा U आल्सो ग्रेटर देन 0। फर्स्ट लॉ में हमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आता, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है ना, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा इज इक्वल टू W, देन प्लस डेल्टा U रहे तो प्लस W, वही है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक टीचर डिस्कस करते जो ऑर्गेनिक के हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन तो H2S2O8, हाँ ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको एक्सेप्शन बोल के पढ़ाते भी इसको। H2S2O8 अगर H2S2O8 कब बन सकता है, जनरली किसको इलेक्ट्रोलिसिस कर तो बनता है, कि तुमको जनरली इसको डिस्कस करते, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर लिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले तो सल्फेट आयन की नंबर ज्यादा रहता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिए ना हम, तो H+ की नंबर भी ज्यादा रहता है, बराबर है। तो एनोड पे क्या रीच होते हैं बोलो, सल्फेट आयन रीच होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहने वजह से, वो एक्सेस रहने वजह से क्या होता है, इसकी डिस्चार्ज हो जाता है, ये 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन बिकम्स H2, क्या बनेगा, S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिलीज हो गया, बराबर है बेटा। तो फिर इसका केस में थर्ड वन इज करेक्ट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले तो ही ये पॉसिबल है। अगर डाइल्यूटेड लिए तब OH माइनस की डिस्चार्ज हो जाता, जनरली दोनों आयन्स रीच होते हैं ना एनोड पे, OH माइनस एंड सल्फेट आयन, तो किसकी डिस्चार्ज हो सकता है, सल्फेट की होता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिए, अगर डाइल्यूटेड लिए तब OH माइनस की होता है। डाइल्यूटेड लिए तो पानी ज्यादा रहते ना, पानी एक्सेस रहते, और कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो सब सल्फेट आयन ज्यादा रहते, तो इसलिए सल्फेट की डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक का ही है, और ये देखो ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर से है क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस का Rn इज इक्वल टू, फार्मूला तो है R0 को इधर A0 बोल के लिखा, इज इक्वल टू n² z, ये फार्मूला डायरेक्ट है ना। सो यहां पर क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की n वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। जनरली फर्स्ट शेल बाद में सेकंड शेल रहता ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकंड शेल होता है, बराबर है। तो वैसा n वैल्यू 2 लेना इधर, एंड z का केस में क्या लेना बोल तो इधर हीलियम आयन बोला, हीलियम का z वैल्यू क्या है, 2 है ना, उसकी एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो A0 इंटू इधर 2² ले, तब इसकी वैल्यू है 2A0, तो Rn इज इक्वल टू हमको आ गया था R इज इक्वल टू 2A0, तो आंसर इज ऑप्शन 2 है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाँ, ये पीरियाडिक टेबल की क्वेश्चन है। वो पहले वाला डी एंड एफ ब्लॉक का है और ये है पीरियाडिक टेबल की क्वेश्चन। अब ये आयोनिक रेडियस की ऑर्डर दिया बोल के तो समझ में तो आ रहा है, आयोनिक रेडियस F माइनस की ज्यादा होता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम क्या देखना है, प्रोटॉन्स की नंबर जिसमें कम है उसकी आयोनिक रेडियस ज्यादा है। इसमें 9 प्रोटॉन्स, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन जिसमें कम है उसकी रेडियस ज्यादा रहता। बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ऑर्डर किसकी करेक्ट हो सकता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा रहता, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ज्यादा रहता, राइट। नेक्स्ट बोरान, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो है ना, ये हम ले सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर 1A 2A ग्रुप का ज्यादा रहता है। ये 1A ग्रुप है, ये 2A ग्रुप है, ये 3A ग्रुप है। तो 1A ग्रुप की मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहता, तो ये 3 को, सी को तुम्हें 2 से मैचिंग कर दो। मैचिंग ऐसा कर दो बेटा, मैचिंग इसको कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इसको आयनाइजेशन एनर्जी का कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको आयनिक रेडियाई, एंड ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप कम होता है। ये पॉइंट से हम इसको आंसर कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, नहीं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक क्वेश्चन आया, मतलब पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आए। वी कैन कंसिडर दैट इज बिलोंगिंग टू दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू पीरियोडिक टेबल, बिकॉज उसको हमें पी ब्लॉक जैसा भी नहीं मान सकते, वो सभी पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड ही बोल के मान सकते। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो पॉइंट के बेसिस पे करो। एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की ज्यादा है डाउन द ग्रुप, एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की ज्यादा है। सिलिकॉन से कार्बन का डाउन द ग्रुप क्या होना, कम होना, तो कार्बन से सिलिकॉन का कम है, बराबर है। नेक्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन से नाइट्रोजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ है पोजीशन से एक बार देख लो, तब समझ में आ जाता है। इधर से इधर बढ़ता है और इधर से इधर कम होता है, इधर से इधर बढ़ता है, मालूम है ना ये। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बिलोंगिंग टू सेकंड ए ग्रुप। नेक्स्ट एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप, बराबर है। और बोरान इधर है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन इधर है फिफ्थ ए ग्रुप में। फिर इधर से इधर बढ़ना चाहिए, बाद में इधर से इधर बढ़ना चाहिए, बाद में इधर से इधर बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये एरो सिंबल से ऐसा बढ़ना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का इधर क्या हुआ, कम दिया। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का कम दिया, तो यही गलत है ना। इनकरेक्ट ऑर्डर लिखो बोला तो यही गलत है, दूसरे सभी करेक्ट है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा जेट से करने वाला क्वेश्चन है वो, एंड ये भी जेट से करने वाला क्वेश्चन है। CFSC जनरली किसकी ज्यादा हो सकता है, CFSC का निकालने के लिए फार्मूला तो है। वो फार्मूला क्या है बेटा, बोलो। T2G इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टाहेड्रल्स केस में फार्मूला क्या है, T2G इलेक्ट्रॉन इनटू -0.4 है, प्लस EG इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू डेल्टा वो, यही ना फार्मूला। तो ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर इसमें T2G इलेक्ट्रॉन EG इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैसा मालूम होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो बस। वो आयरन +3 है, आयरन +3 में 3D6 तो है मालूम, 3D5 होता है ना, हाँ 3D5 आयरन +3 मतलब। और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रखना, EG में कितने इलेक्ट्रॉन रखना। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, SFL है ना, SFL का केस में 5 इसमें रख देना, 0 इसमें रख देना, है ना। तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके हिसाब से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो 5 इंटू -0.4 इंटू डेल्टा हो, EG तो 0 है ना, इंटू डेल्टा हो, तब क्या हो गया -2.0 डेल्टा वो इज आंसर। CFSC फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में निकाला, वैसे ही सेकंड कॉम्प्लेक्स का भी निकालो। इसका क्या हो सकता देखो, इसका तो 3D आयरन +2 है, आयरन +2 है मतलब 3D6 हो जाता। 3D6 का केस में T2G6 इधर लिखो, EG 0 लिखो, क्योंकि ये भी SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा तो CFSC की फार्मूला में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो 6 इंटू -0.4
हाँ Eg तो 0 है, तो इंटू डेल्टा वो लिख दो। फिर क्या हो गया, -2.4 हुआ। 0 तो नहीं हुआ, CFSE 0 किस में होता है पूछा, वो CFSE 0 किस में होता है कि पूछा। फिर ये दोनों में भी 0 नहीं हुआ। फिर थर्ड वन का देखेंगे। थर्ड वन में क्या हुआ, SCN स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है बेटा, वीक फील्ड है। ओके, एंड आयरन क्या है, +3 है। आयरन +3 रहेगा तो 3D क्या हुआ, 6 है, 5 है, बराबर है। तो फिर Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें 3 रख सकते, इसमें 2 रख सकते। इसमें 3 फिल करने के बाद इसमें 2 फिल करना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअली सारे वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये सारे सेम एनर्जी लेवल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जैसा ट्रीट करना, T2G को और Eg को, है ना। तो फिर CFSE की फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये वैल्यूज T2G इलेक्ट्रॉन और Eg इलेक्ट्रॉन 3 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 प्लस Eg इलेक्ट्रॉन 2 है इंटू 0.6, तब ये इंटू डेल्टा वो है ना, ये कितना हो गया देखो 1.2 हुआ, ये -1.2, ये दोनों कैंसिल ही हो गए तो 0 आ गया। वैसा आंसर इसका 69 का 0 होता है, बराबर है। ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें तो टफ क्वेश्चन है ही नहीं, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, है ना बेटा। इधर कुछ टफ लग रहा है क्या तुमको, टफ लगने का कुछ नहीं है इसमें, राइट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बोला। तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू, तुमको मालूम है मोलैलिटी, है ना। लेकिन इधर मोलैरिटी दिया, ओके, मोलैलिटी और मोलैरिटी ये दोनों भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, दोनों भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसीलिए तुमको ले सकते दोनों की सिमिलर जैसा ले सकते। फिर वांट ऑफ फैक्टर पे और मोलैलिटी पे डिपेंड होता ना, जिसकी मोलैरिटी ज्यादा है उसकी मोलैलिटी भी ज्यादा रहता ना पक्का। तो फिर वांट ऑफ फैक्टर देखेगा तो वांट ऑफ फैक्टर ये तीनों का भी I = 2 है, I = 2 है, इधर भी I = 2 है। लेकिन इसका क्या है केस में, यूरिया का केस में क्या होता है, I = 1 होता है, बराबर है। सो इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होता है कि उसकी डेल्टा टीबी वैल्यू ज्यादा हो रहा है, राइट। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है, बराबर। तो वैसा देखेगा तो टीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी बोल सकते हैं ना, राइट। तो फिर टीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी हो तो फिर 10⁻², इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। तो 10⁻² है फोर्थ वन का, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट किसकी होता है, ये 10⁻³ है, नेक्स्ट किसकी होता है 10⁻³, तो इसकी होता है नेक्स्ट। तो 4 के बाद 3, और 3 के बाद क्या होता है 2 या 1, बताओ बोल। तो यहाँ पर दोनों की मोलैरिटी तो सेम है, बट आई वैल्यू देखो इसका ज्यादा है इसका कम है, तो फिर 1 की ज्यादा होता है, बाद में 2 का होता है। फिर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऐसा हमें कर सकते, तो टीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलैरिटी, उसकी बेसिस पे तुम्हें सॉल्व करो, ठीक है बेटा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उसकी बेसिस पे तुम्हें लिख सकते। अब यहाँ पर लीनियर वाले स्पीसीज क्या होते पूछा, SO2 लीनियर होगा क्या, SO2 नॉन लीनियर है, बराबर है। SO2 लीनियर तो नहीं हो सकता, नॉन लीनियर तो है, ठीक है। तो अब कैसा निकालना है इसका शेप, जनरली हमें ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन तो है, राइट। तो केमिकल बॉन्डिंग में लीनियर नॉन लीनियर कैसे निकालते हैं हम, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के, इसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल तुमको निकाल दे तो AB2E टाइप आता है SO2 में। तो मेथड में क्या दिया, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया ना, और सराउंडिंग एटम जितने हैं उससे जनरली सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन तो रहता है, हाइड्रोजन तो रहता है, नहीं तो हाइड्रोजन तो रहेगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो फिर ऑक्सीजन रहेगा तो डबल बॉन्ड वो बनाओ और लोन पेयर बनाओ, तब क्या हो गया ये 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो AB2E टाइप हो गया ना ये। AB2E मतलब क्या शेप है, एंगुलर या वी शेप, एंड BeCl2 क्या हो जाता, AB2 टाइप होता, तो लीनियर ही है। AB2 टाइप मतलब लीनियर, तो BeCl2 लीनियर है। नेक्स्ट CO2 भी क्या होता है, लीनियर है, ये भी AB2 टाइप हो गया। नेक्स्ट N3- ये भी AB2 टाइप हो रहा है, AB2 टाइप मतलब लीनियर है, बराबर है। नेक्स्ट NO2 AB2E टाइप आता है, क्या आता है AB2E टाइप, राइट। तो फिर ये वी शेप हो सकता है। एंड F2O ये AB2E2 टाइप है, ये क्या टाइप है AB2E2।
तो Ab2E2 है तो ये लीनियर नहीं हो सकता, ये भी एंगुलर है। एंड XeF2 Ab2E3 टाइप है, Ab2E3 टाइप, तो ये लीनियर है। तो फिर XeF2 लिख सकता हूं मैं इधर, एंड NO2 प्लस भी लिख सकता हूं, ये भी टाइप है। एंड I3 माइनस Ab2E3 टाइप, तो ये भी लीनियर है। तो कितने लीनियर आ गए देखो, टोटल 6 मॉलिक्यूल लीनियर आ गए। टोटल कितने मॉलिक्यूल आ गए लीनियर? 6 स्पीसीज लीनियर आ गए। तो आंसर इज दैट। एंड वो 3 तो वी शेप है, मालूम है, ओजोन, राइट बेटा। नेक्स्ट 72 का देखो। हाँ 72 क्वेश्चन में हमको डाटा क्या दिया, आई थिंक थोड़ा तो टफ क्वेश्चन है बोल, तो इसमें 72 क्वेश्चन, नेक्स्ट 73 वाला क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन आई थिंक यू फील समवट टफ, बट टफ भी नहीं है, ओके, कंपैरेटिवली रिमेनिंग सभी से भी ये दोनों टफ क्वेश्चन है। तो सम CO2 was kept in a sealed container at a pressure of 1 atmosphere at 273 Kelvin। इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर पे CO2 गैस को रख दिए। The entire amount of CO2 gas later passed through aqueous solution of calcium hydroxide। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या है? CO2 को ऑब्जर्व करना, मतलब उससे कंबाइन हो। The excess unreacted calcium hydroxide was later neutralized with 0.1 molar 40 ml of HCl। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो उसको किसके साथ न्यूट्रलाइज कर दिए? HCl के साथ, एसिड के साथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सील्ड कंटेनर ऑफ CO2 वाज x, तो फिर अगर इनिशियली वैल्यूम CO2 का x अगर मान ले, तो x की वैल्यू कितना होता है, कितना ml है, सेंटीमीटर क्यूब पूछा वो गिवन। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया? द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड विथ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना है उसमें आधा ही है CO2, ठीक है ना। अब CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैसा लिखना चाहिए, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो ये दोनों रिएक्शन हो जाते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, है ना बेटा। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। सो कितने मिलीमोल्स ऑफ यहां पर CO2 से कंबाइन हो सकता है? 1 मोल ऑफ दिस वन विल बी कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ दिस वन, तो H2O भी बन सकता है, राइट। तो CaO प्लस CO2, CaCO3 हो गया और H2O बाकी है, बराबर है। हाँ मतलब ये 1 मोल से ही कंबाइन हो रहा है ना बेटा, समझ में तो आ रहा है ना बेटा, ठीक है। अब यहां पर जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ, ये कैसा पता होता है हमको, कितना लेफ्ट है कि इधर इंफॉर्मेशन दिया था ना, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट, वो पहले फाइंड आउट करेंगे। कितना मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले CO2 के साथ रिएक्ट हुआ ना, वो कितना रिएक्ट हुआ फाइंड आउट करने के लिए मैं HCl के साथ वो कितना रिएक्ट हुआ कि उसकी बेसिस पे फाइंड आउट कर रहा हूं। मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विथ HCl से रिएक्टेड होने वाला कितना हो सकता है, इसकी मिलीमोल्स है 40 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.1। और यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट होता, देखो एक्चुअली यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 HCl गिव्स राइज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 H2O, ये है ना, बराबर है। मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट होता। फिर इसकी मिलीमोल्स 40 इंटू 0.1 है HCl के, तब इसकी मिलीमोल्स क्या होता, इसमें आधा होता ना, राइट। HCl की मिलीमोल्स दिया था ना, ये 0.1 इंटू 40 क्या है, उसकी मिलीमोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करो, उसकी मिलीमोल्स आ सकता। तो इसकी मिलीमोल्स से इसमें इसकी कैसा रहता है, उसके आधा ही रहता ना, इसलिए मैं बाई 2 किया, बराबर है। तो वैसा तुमको कितना आ गया देखो, 22 हो गया था, 2 मिलीमोल्स आ गया था। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो HCl के साथ रिएक्ट हुआ उतना ही CO2 के साथ भी रिएक्ट होता है, क्योंकि the entire amount of CO2 reacted with exactly half of the initial amount of calcium hydroxide बोला था, है ना। तो इसी कारण से हमें मिलीमोल्स ऑफ CO2 को हमें क्या ले सकते हैं, 2 मिलीमोल्स ही लेना, ठीक है। तो फिर इसकी नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद PV इक्वल टू फार्मूला में, PV इक्वल टू NRT फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर दे तो वैल्यूम आ सकता है। प्रेशर कितना दिया, 1 एटमॉस्फेयर,
एंड वॉल्यूम हमें निकालना, वॉल्यूम ही पूछा ना हमको, एंड n वैल्यू नंबर ऑफ मिलीमोल्स 2 × 10⁻³ और आंसर हमको मिलीमोल्स में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, इसलिए वो 2 लिख दो बस। एंड आर वैल्यू 0.0821 ले वो, क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर में है। एंड टेम्परेचर क्या दिया हो, 273 दिया, तो इधर सब्स्टिट्यूट करने पे हमको वैल्यूम आ सकता है 45 आ सकता, 22 नहीं 45 आ सकता, नियरेस्ट इंटीजर 45 ml इज आंसर। ठीक है, वैल्यूम तुम्हें उसको सिंप्लीफाई करके देखो 45 ml आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, द मॉलिक्यूल ए चेंजेस इनटू आइसोमेरिक फॉर्म बी by following first order kinetics at temperature of 1000 Kelvin. The energy barrier with respect to reactant energy is such that isomeric transformation is 191 kilojoules per mole. तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर दिया, मतलब ये क्या वैल्यू दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दिया 191.48 किलोजूल्स, बराबर है। एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए वैल्यू दिया था 10⁻20। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%, मतलब ऑफ लाइफ, टी ऑफ पूछ रहा है। और ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट की रिलेशन है 0.693/k ना, तो k निकालेंगे पहले हम। तो k कैसा निकाल सकते हैं, जनरली तुमको फॉर्मूला पता है ना, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA/RT, ये फॉर्मूला मालूम है ना, ये अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है ये, तो ये सिंपल कर सकते तुम्हें, कुछ नहीं है, log k इज इक्वल टू log a माइनस a EA/2.303 इंटू RT। ठीक है, तो log k वैल्यू, तो k वैल्यू निकालना हम, a वैल्यू कितना दिया देखो 10⁻20 दिया, एंड EA वैल्यू कितना है बेटा, EA वैल्यू इज गिवन 191.48 किलोजूल्स, किलोजूल्स को जूल्स में लिखो, 191.48 इंटू 10⁻3/2.303 इंटू आर वैल्यू कितना है, आर वैल्यू इज जनरली किलो जूल्स में रहे तो जूल्स में रहे तो हम 8.314 लेना, एंड टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आंसर तुमको आ रहा है, ये तो 20 आया राइट, ये कैंसलेशन करने के बाद ये 10 आ रहा है, तो 20 - 10 10 आ गया था, तो log k इज इक्वल टू हमको 10 आया ना, तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10⁻10, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें 0.693/10⁻10 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आंसर क्या हो गया, इधर हमको पिको सेकंड्स बोला, पिको सेकंड्स मतलब 10⁻−12 सेकंड्स ना, हाँ, फिर हमको इधर आंसर इसको ऐसा लिखेगा तो 69.3 इंटू 10⁻−12 सेकंड्स लिख सकते हैं ना, मतलब 69.3, नियरेस्ट इंटीजर इज 69, इसकी आंसर है 69। समझ में आ गया ना बेटा। द लास्ट क्वेश्चन इज, देखिए, इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 180 milligrams of organic compound produce 143.5 milligrams of AgCl. The percentage of composition of chlorine in the compound is dash percentage दिया है ना, तो फिर ये कैसा निकालना देखो, जनरल इधर AgCl कितने मिलीमोल्स बन गया ये हमें निकालना, 143.5 मिलीग्राम्स बोल के दिया ना, वेट दे तो मिलीमोल्स ऑफ मोल्स ऑफ AgCl क्या हो सकता है बोलो, उसकी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करना, इसकी मॉलिक्यूलर वेट भी 143.5 है। ठीक है, AgCl की मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है 143.5 है, और तुमको इधर आ गया इंटू 10⁻−3, ये कैंसिलेशन कर तो 10⁻−3 मोल्स आ गया, तो AgCl की मोल्स आ गया ना, तो AgCl जो है वो कितना फॉर्मेशन होता है, Cl भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतना ही रह सकता है। ठीक है ना, तो इसकी मोल्स और इसकी मोल्स सेम है, क्लोरीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू AgCl फॉर्मड इन केरियस मेथड में, ऐसा होता है राइट। तो इसीलिए क्लोरीन का मोल्स भी कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन हाउ मच 10⁻−3 मोल्स, बराबर है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन पूछ रहा है ना, तो फिर इसका परसेंटेज, वेट परसेंटेज इन्हें हम निकालना हम, तो इसका वेट क्या होता है क्लोरीन का, उसकी मोल्स इंटू उसकी एटॉमिक वेट कितना 135.5 ना, उससे डिवाइड करो, तो टोटल वेट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 180 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में लिखो बोलते तुम्हें ऐसा लिखते,
बराबर है, इंटू 100 कर दो, तब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। सो 19.7% आता है इसका नियर बाय आंसर। तो 19.7 मतलब आंसर इज 20 है। आंसर इज 20। नियर बाय इंटीजर लिखो बोला, इसलिए आंसर इज 20। ठीक है बेटा। सो आई होप यू फील दीज 2 क्वेश्चंस ओनली टफ। अब मैं जो डिस्कशन किया टोटल 16 क्वेश्चंस, ये 16 क्वेश्चन में से यू फील ओनली 6 क्वेश्चंस मॉडरेट एंड 2 क्वेश्चंस टफ और रिमेनिंग ऑल इजी। 6 क्वेश्चन मॉडरेट है और 2 क्वेश्चंस टफ है, रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस इजी है, मतलब 8 क्वेश्चंस इजी है। ठीक है ना। टोटल 16 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया और नेक्स्ट फेज में इवनिंग पेपर में बाद में डिस्कस करूंगा इसके बाद। ठीक है ना बेटा, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं जेई मेन का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ 22 जनवरी का। ठीक है, और सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन। हमें बताना है इसमें कौन सा एसिड विटामिन है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है साइक्रिक एसिड। हमें पता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या आता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसे हम साइक्रिक एसिड बोलते हैं, तो ये नहीं आएगा। दूसरा है एस्पार्टिक एसिड, ये तो आपका एक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड होता है एस्पार्टिक एसिड। और थर्ड है एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडीपी एसिड होता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो सवाल हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन, तो एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। नेक्स्ट सवाल, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए होंगे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बचे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। देखो सवाल नंबर आपका 53 है, 53 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ ए मोल ऑफ एसिड। जैसे प्रोपाइन लिया हमने, जैसे ये रिएक्शन आपको पता होगा, एसिड है ना, जहां भी एसिडिक एच होगा, ठीक है, मेटल मारेंगे तो क्या भागेगा, एच भागेगा। जैसे ये प्रोपाइन है और प्रोपाइन में क्या दिया हुआ है, एसिडिक एच, मेटल मारेंगे तो क्या भागेगा, एच भागेगा। आपका आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, है ना, और क्या आ जाएगा प्लस हाफ H2 आ जाएगा, है ना गैस। ये जहां भी एसिडिक एच होगा मेटल मारेंगे तो क्या भागेगा, है ना, एच भागेगा। एच किस फॉर्म में भागेगा, H2 के फॉर्म में। तो आपका दिया है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ ए मोल ऑफ H2, है ना। तो प्रोपाइन पर हमने सोडियम मेटल मारा तो क्या भागा, H2 मेटल लिबरेट हुआ, है ना, H2 गैस लिबरेट हुआ। ठीक है ना, कितना मोल H2 लिबरेट हुआ, हाफ मोल। करेक्ट है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ सोडामाइड। तो पहले हम प्रोपाइन की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ भी प्रोपाइन की रिएक्शन कराई गई है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। इसकी रिएक्शन हम कराएं किससे, NaNH2 से। NaNH2 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ भी एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ एसिडिक एच है और ये क्या है, बेस है। बेस का काम क्या है, एसिडिक एच को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एसिडिक एच को अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और प्लस क्या आएगा, NH3 आएगा, है ना, NH3। ठीक है, NH3 आएगा, ठीक है। NH3 गैस क्या होगा, लिबरेट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्युपाइड 20, है ना, 224 ml एट STP, है ना, यहाँ दिया हुआ है। तो देखो आप, अगर ये 1 मोल होगा, यहाँ पर कितना लिखा है, 4 ग्राम, है ना। 4 ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा, जैसे देखो अगर यहाँ 1 मोल है, अगर 1 मोल होगा तो STP पर कितना ml आएगा, कितना ml आएगा, हमने पढ़ा है 2 है ना, 400 ml इतना आता है ना। अगर ये 1 मोल होगा तो इतना आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 ग्राम दिया है तो 4 ग्राम 4, है ना, 4 ग्राम हो गया बाई, कितने कार्बन है आपके, 3 कार्बन हो गए 36, और 4 हो गया, है ना। कितना आ गया, 0.1 मोल। अगर 1 मोल लेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मोल लेंगे तो कितना आएगा,
2 2 4 कितना आ गया, है ना, इतना आएगा, इतना ml आएगा अगर 4 ग्राम लेंगे तो 240 ml आना चाहिए। हमारा आंसर क्या दिया है, यहाँ दिया है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ सोडामाइड टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाई 224। ये क्या है, गलत है, 224 नहीं होगा, 240 ml होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर देखो हमसे बोल रहा है द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, है ना, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। कौन कौन फेलिंग टेस्ट देगा, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट हमने पढ़ा था एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल और फार्मिक एसिड, है ना। कौन कौन फेलिंग टेस्ट देगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल और फार्मिक एसिड। तो ये जो CHO बेंजीन से लगा है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका नहीं देगा, ये तो कीटोन है, ये तो होता है, होगा ही नहीं। ये आप देखो, ये आपको दिया है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये देगा, है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। थोड़ा सा मैं और ऊपर करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे जो CHO लगा है, देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे जो CHO लगा है आपका, यहाँ पे जो CHO लगा है वो CH2 से लगा है, ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा है, ये भी क्या है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया, और क्या हो गया, ये भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है, किससे लगा है, CH2 से, डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा है। तो फेलिंग टेस्ट कौन कौन देगा, CDE, है ना, CDE देगा। ये आपका बी नहीं देगा, बी क्यों नहीं देगा, कीटोन है, और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो आंसर आपका हो जाएगा CDE, है ना, CDE। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, CDE। देख लो इसमें से कौन सा है, CDE, है ना, ये तो आएगा ही नहीं, CD एंड E ओनली, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, है ना। देखो 59 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल दिया है, 59 नंबर का क्वेश्चन है। देखो आप 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 क्या है, ये दिया है CH3OCH2Cl विल अंडरगो SN1 रिएक्शन थ्रू इट इज ए प्राइमरी हाइलाइट, है ना। SN1 किस में होता है, 3 डिग्री या रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, है ना, जहां भी 3 डिग्री या रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा होगा वहां क्या हो सकता है, SN1 हो सकता है। आप देखो यहाँ पर ये कार्बन क्या है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन यहाँ ये जो कटायन बनेगा ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, स्टेबलाइज है, ये सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो ये SN1 होगा, सही है। नेक्स्ट, ये आपको एक नियोपेंटाइल हैलाइड दिया है, ये हमने पढ़ा है 3 डिग्री में, 3 डिग्री में और नियोपेंटाइल में SN2 का रेट क्या होता है, 0 होता है। ये दिया है विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजिली, है ना, दो इट इज ए प्राइमरी हैलाइड, ये प्राइमरी हैलाइड है फिर भी SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं देता है। तो हमने पढ़ा था टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और नियोपेंटाइल हैलाइड, इनमें SN2 का रेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका करेक्ट है, और ये भी क्या है, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ये 1 डिग्री है फिर भी इसमें SN1 पॉसिबल है, क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा, हाईली रिजोनेंस स्टेबलाइज। ये नियोपेंटाइल हैलाइड है ना, इसमें SN2 का रेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 59 हो गया।
ठीक है 50 तो इनऑर्गेनिक क्या है। देखो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया है यहाँ पर, ये भी, इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे ऑलरेडी। ये सब मैंने आइसोमेरिज्म में आपको टीच किया था। देखो यहाँ पर दिया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के है ना, रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। दिया है प्रोपीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये आपका प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इस कार्बन पे ग्रुपिंग क्या है सेम है, तो ये जीआई के लायक नहीं है। प्रोपीन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये इनकरेक्ट हो गया, सही है। दूसरा है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम और ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। हाँ, अगर सेम ग्रुप क्या होंगे अपोजिट होंगे तो क्या बोलते हैं सेम, ट्रांस बोलते हैं, और सेम ग्रुप क्या होगा सेम साइड तो उसे क्या बोलते हैं सीस। तो यहाँ बोला है ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर में जो आइडेंटिकल एटम या ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड होते हैं। हाँ ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सीस ब्यूटवीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटवीन, है ना। आप देखो सीस है, ये आपका एक सीस दिया हुआ है, सीस ब्यूटवीन है, और एक दिया है ट्रांस ब्यूटवीन, हमें बताना है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये दोनों सेम है, दोनों क्या है सिमिलर है, सिमिलर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ सेम है लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, म्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो सीस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा होगा किससे ट्रांस से। तो यहाँ दिया है सीस ब्यूटवीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटवीन, सही है। डी ऑप्शन दिया है 2 मेथाइल ब्यूटवीन सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 मेथाइल ब्यूटवीन है ना, 2 मेथाइल ब्यूटवीन देखो, ये 2 मेथाइल ब्यूटवीन हो गया, ये 2 मेथाइल ब्यूटवीन, ये तो जीआई करेगा ही नहीं, ये इनकरेक्ट है। यहाँ लिखा है 2 मेथाइल ब्यूटवीन सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जीआई नहीं शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या है आइडेंटिकल ग्रुपिंग, डबल बॉन्डेड कार्बन पर आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो जाने से जीआई नहीं करेगा। ई है ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सीस आइसोमर, नहीं, हमने पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट किससे डिसाइड करते हैं सिमेट्री से, ट्रांस मोर सिमेट्रिकल होता है किससे सीस से, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना, ये हो गया, मेन करेक्ट बताना है। तो ए डी ई एक बार और चेक करना है, बी और सी करेक्ट है ना, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सही है। सीस ब्यूटवीन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटवीन, करेक्ट है। तो ए डी ई देख लेना थोड़ा सा, ए डी ई आपका यही हो जाएगा, सही है। काफी अच्छा सवाल था। ठीक है नेक्स्ट 61 हो गया। यहाँ एक ऑर्गेनिक का यहाँ चेन रिएक्शन दिया हुआ है, एक कंपाउंड दिया है और इसमें सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है देखो, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर एक नाइट्रोबेंजीन दिया है, नाइट्रोबेंजीन दिया है, एरो पर दिया है Br2 एसिटिक एसिड। कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड दिखे तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए ESR, एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है ESR होता है। और यहाँ जो बेंजीन पर है ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और बेंजीन पर क्या लगा है NO2 क्या लगाता है -M, -M क्या होता है डीएक्टिवेटिंग, और हमने पढ़ा है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं तो NO2 है ना, मेटा पर क्या लग जाएगा Br लग जाएगा, मेटा पर Br लग गया, ये SnHCl रिडक्शन हो जाएगा, है ना, NO2 रिड्यूस हो जाएगा किस में NH2 में रिड्यूस हो गया। ये काफी आसान सवाल है ना, मैक्सिमम देखो सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, है ना। NH2Br, फिर लास्ट थर्ड दिया है Na2HCl 273, ये डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, मैंने पढ़ा है प्राइमरी एली है ना, एरोमेटिक अमाइन है, इसका डाइजोटाइजेशन होकर ये आएगा, नीचे में बना दे रहा है यहाँ स्पेस नहीं है, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा, ये आएगा N2+ और Cl- और यहाँ लग जाएगा Br,
ठीक है। फिर आपको एथेनॉल दिया है, हमने पढ़ा है H3PO2 हो और एथेनॉल हो, ये रिडक्शन रिएक्शन है ना, रिडक्शन। डायजोनियम साल्ट 3 टाइप की रिएक्शन शो करता है। पहली रिएक्शन है क्या आपका, हमने पढ़ा है NSR है ना, दूसरा पढ़ा है कपलिंग रिएक्शन, और तीसरा रिडक्शन। ये रिडक्शन होता है, H3PO2 मारो या एथेनॉल मारो तो ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, बेंजीन में। जैसे हमने C2H5OH मारा है तो ये रिड्यूस कर देगा किसको, तो इसमें रिड्यूस कर देगा, आपका आ जाएगा Br और प्लस ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा है ना CH3CHO में, ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा है ना एल्डिहाइड में। तो ये आपका है आंसर। आंसर क्या हो गया, एक ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और एक एसिटाल्डिहाइड, नॉल तो आएगा नहीं। तो इस तरह से सेकंड आंसर क्या है, करेक्ट है आपका, सेकंड आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखो मैक्सिमम सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आए हैं है ना, ज़्यादा कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 65 है। देखो आप यहाँ एक आईपैक नेम दिया है, आपको आईपैक नेम बताना है यहाँ पे। आईपैक नेम दिया हुआ है, द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ आईपैक नेम दिया है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों कार्बन कंटेनिंग है, दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है, एस्टर है। और हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है ना। ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया है ना। चेन सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना 6। ठीक है, एस्टर का हमने प्रीफिक्स पढ़ा है, एस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है, ये कार्बन से लगा है तो हो जाएगा मेथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पर क्या हो जाएगा 5 मेथॉक्सी कार्बोनिल, और हो जाएगा 5 मेथॉक्सी कार्बोनिल और 2 मेथाइल हो जाएगा आपका हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड 2 5। यहाँ आपका 2 5 यहाँ पर दिया है 2 5 है ना, यहाँ दिया है आपका। पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो क्या आएगा ओइक एसिड, लेकिन ओइक एसिड देखो यहाँ ओइक एसिड है, यहाँ पे ये आएगा नहीं, वेट है, यहाँ आपका हेक्सेन आएगा नहीं, यहाँ वेट है, ये आएगा नहीं। ओइक एसिड एक ही ऑप्शन में है, ओइक एसिड एक ही ऑप्शन में दिया है। और यहाँ क्या लिखा है 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल 2 5 डाई मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अगर हम हेक्सेनोइक एसिड लेंगे, देखो इधर अगर हम यहाँ 2 5 डाई मेथाइल, अगर 2 5 डाई मेथाइल लेंगे, 2 और 5 डाई मेथाइल और 6 इसको लेंगे, अगर इसके कार्बन को हमने 6 लिया तो हम यहाँ पर मेथॉक्सी कार्बोनिल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे मेथॉक्सी ऑक्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेथॉक्सी ऑक्सो, और हो जाएगा 2 5 डाई मेथाइल क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो और किसी में हेक्सेनोइक एसिड दिया नहीं, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर दिया है, यहाँ गड़बड़ किया है कि या तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या 5, यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, 5 लिख के 5 मेथॉक्सी कार्बोनिल और 2 मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड। या तो एक काम और करना पड़ेगा आपको, या तो मेन चेन में इसको लेते हैं, मेन चेन में इसको लेते हैं तो लिखना पड़ेगा हमें क्या है ना 6 मेथॉक्सी ऑक्सो, कार्बन से ऑक्सो लगा होगा, 2 5 डाई मेथाइल हेक्सेनोइक एसिड, तब सही हो जाएगा है ना। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन ही आपका ये रॉन्ग हो, कुछ गड़बड़ हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया होगा सब। ये काफी एक आसान सवाल दिया हुआ है, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है आपको, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर देखो एक जीआई का सेंटर है और एक ओआई का सेंटर हमने पढ़ा है ना। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो 2 का पावर यन, यन क्या है नंबर ऑफ जीआई एंड ओआई सेंटर। तो एक जीआई सेंटर दिया है, एक ओआई सेंटर दिया है, तो यन इक्वल टू कितना है 2, 2 का पावर कितना 2, कितना है आपको आंसर आपका थर्ड आएगा। ये काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट, तो इस तरह से लगभग सारे क्वेश्चंस अपन हो गए हैं ना ऑर्गेनिक के, हमको लगता है कि
एक ये लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 75। देखो इधर लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। देखो इधर 75 नंबर का है। ए नाइट्रोबेंजीन दिया है SnHCl, NO2 को रिड्यूस कर देगा किसमें, NH2 में। NO2 रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NH2 में। ठीक है, NaNO2HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड डाइजोटाइजेशन होगा, डाइजोटाइजेशन होकर क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। फिर ये Cu2Cl2 साइड में रिएक्शन है ना, क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन। और एरो पर दिया है सोडियम ईथर है ना, अल्काइल या हेराइल एलाइड की रिएक्शन कराते हैं ना, सोडियम में ईथर है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फिटिक रिएक्शन है ना। क्या बन जाएगा, डाईफेनाइल बन जाएगा आपका, डाईफेनाइल, डाईफेनाइल बन जाएगा। तो हमें क्या बताना है, मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट ए, आपको इसका मोलर मास बताना है। तो कितने हो जाएंगे, बेंजीन का कितना होता है 78 है ना, 12 कार्बन हो गए ना। बेंजीन का कितना हो जाएगा, बेंजीन का हो जाएगा, इस एक में 6 कार्बन हो गए 72 और 5 हाइड्रोजन हो गए, कितना हो जाएगा 77। 2 है तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 154 है ना। ये मोलर मास हो गया 154। आंसर कितना आएगा 154, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, सही है। तो इस तरह से ये 22 है ना, 22 जनवरी का है ना, 22 जनवरी का मॉर्निंग सेशन का ये पेपर था। लगभग सारे क्वेश्चन हर एक रिएक्शन है NCERT के हैं, ठीक है ना, एक भी ऐसा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, अगर आपने NCERT अच्छे से किया है एक एक रिएक्शन को, तो आपके सारे सवाल बन गए होंगे। ठीक है, हर एक रिएक्शन जो भी यहाँ पे रिएजेंट भी दिए है, वो भी हर एक रिएजेंट भी क्या है NCERT का है। तो NCERT के अलावा ज़्यादा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, NCERT अच्छे से करेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, ओके।